दोस्तों इस वीडियो के अंदर जिसमें हम सबसे ज्यादा पहचाने जाते हैं कम से कम टाइम के अंदर पूरे चैप्टर को खत्म करने के लिए, जिससे गाइस आपको रिवीजन के लिए एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्प होगा कम टाइम में अपनी चीजों को खत्म करने के लिए। अगर आपको डिटेल में वीडियो देखना है तो ऑलरेडी मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आप जाके जरूर देखो। बट गाइस ऐसा ही वीडियो अगर आपको सेकेंड चैप्टर का चाहिए तो भाई नीचे ना कम से कम 1000 कमेंट और प्यारा प्यारा कमेंट होना चाहिए, जिससे मुझे एक मोटिवेशन आए एंड गाइस मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आऊं। और टारगेट लाइक हम ज्यादा नहीं रखते, ओनली 1000 रखते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन में मेरा स्पेशल व्हाट्सअप चैनल है, जरूर उसको ज्वाइन कर लेना। और चैनल हर बच्चा सब्सक्राइब करके जाएगा, जिससे मुझे लगेगा कि आप लोग की तरफ से मुझे बहुत प्यार मिल रहा है। भाई प्रदीप काम कर यार, टीम को बोल काम करने के लिए। तो चलो बिना देरी के रोटेशनल डायनामिक के अंदर फटाफट हम खत्म करेंगे। सर्कुलर मोशन, कोई पार्टिकल सर्कल के सरकमफेरेंस में जो चक्कर काटता है उसको हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। इसके बाद गाइस अगला मैं आप सभी को कुछ रिलेशन है जिसको आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, या आगे आप लोगों को काम आने वाला है। एक सबसे पहले लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को जब हम रेडियस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक फॉर्मूला ये बन जाएगा। लीनियर वेलोसिटी को जब हम एंगुलर वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों के बीच का रिलेशन। फिर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन को जब रेडियस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया फॉर्मूला है। ये तीनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको आगे काम आने वाला है। अब चलते गए इस आगे। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब जब भी बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है कांस्टेंट स्पीड से तो हम उसको यूनिफॉर्म बोलेंगे। अगर गाइस जो बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के टाइम इसका स्पीड कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है तो हम उसको नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे। इसके बाद गाइस हम बात करते हैं पीरियड एंड टाइम्स की। अब गाइस देखो टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है कि एक रोटेशन कंप्लीट होने के लिए बॉडी को जितना टाइम लगता है उसको हम उसका टाइम पीरियड कहते हैं। एंड गाइस एक सेकंड के अंदर कितना नंबर ऑफ रोटेशन बॉडी ले रहा है उसको उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अगर मैं इसके डेरिवेशन की बात करूं तो गाइस बहुत सिंपल सा है, स्पीड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है तो कितना डिस्प्लेस हो रही है, सरकमफरेंस। सरकमफरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पायर, तो स्पीड इक्वल टू सरकमफरेंस अपॉन टाइम। अब टी ऊपर चला गया एंड वी नीचे आ गया। अब गाइस हम क्या करेंगे, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था v इक्वल टू क्या होता है आर ओमेगा, आर आर गयो तो 2 पाई अपॉन ओमेगा आ गया। अभी हो गया टाइम पीरियड। अगर इसी को हम रेसिप्रोकल कर दे, उल्टा कर दे, तो ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया। तो गाइस ये मैंने आपको बता दिया टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। अब गाइस पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। अगर हमारा जो कार है नॉर्मल रोड पे टर्न ले रही है तो उस समय हमें अपनी स्पीड को कितना रखना चाहिए, कितना हम मिनिमम स्पीड रख सकते हैं, उससे रिलेटेड डेरिवेशन जो कि गाइस बहुत सिंपल सा है। अब गाइस क्या हो रहा है, बॉडी पे नीचे की तरफ वेट नीचे की तरफ है और उस पे जो सरफेस है ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है। अब देखो हमें क्या करना है, एन इक्वल टू, अब देखो गाइस किसी भी बॉडी को सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करने के लिए क्या लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देता है, रोड और टायर के बीच में लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स, और फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला था म्यू एन। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर म्यू एन। और गाइस ये एन नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कौन कर रहा है, वेट ऑफ द व्हीकल। मतलब एन की जगह गाइस हम क्या लिख सकते हैं, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और एन के जगह पर हम लिख सकते हैं एम जी, एम एम गयो, और वी स्क्वायर अपॉन आर म्यू जी। अब इस वी हमें चाहिए इसलिए आर इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैं यहां फटाक से ऐसे कर देता हूं, आर मल्टीप्लाई हो जाएगा म्यू आर जी, और स्क्वायर इक्वल की साइड आएगा तो अंडर रूट म्यू आर जी हो जाएगा। तो इतना मैक्सिमम स्पीड चाहिए हमारे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक के लिए। अब गाइस वही अगर हम बात करेंगे स्पीयर ऑफ डेथ, मौत के कुएं में कार को कितनी स्पीड रखनी चाहिए, तो ध्यान से सुनना। इसके अंदर क्या होगा, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये नॉर्मल रिएक्शन देता है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो एन इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है एंड स्टैटिक फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं एफ एस इक्वल टू एम जी, एंड स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एन इक्वल टू एम जी। अभी गाइस हमने देखा कि एन इक्वल टू क्या है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर एम जी। तो गाइस ये एम एम हो गया कैंसल। अभी हमें v चाहिए, हमें क्या चाहिए, v चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर और ये नीचे,
तो ये वी स्क्वायर, ये ऊपर चला गया तो ये आर जी हो गया, और म्यू नीचे आ गया, स्क्वायर के इक्वल के साइड गया तो ये रूट हो गया। तो भाई ये हो गया मिनिमम स्पीड, स्पीड ऑफ डेथ का। अब इसके बाद गए जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, बैंक कर्व रोड। बैंक कर्व रोड के अंदर से रिलेटेड टोटल 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक हमारा, अगर रोड बैंक है मतलब उठा हुआ है, आउटर एज उठा हुआ है इनर एज के कंपैरिजन में, तो हम उसमें मैक्सिमम स्पीड कितनी रख सकते हैं, क्वेश्चन ये पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन एक रहता है गाइस हमारा ऑप्टिमम स्पीड का। तीसरा क्वेश्चन कितने आउटर एज को इनर एज के कंपैरिजन में कितना रेज किया गया है, वो एंगल फाइंड करना था, एंगल ऑफ बैंकिंग। तो गाइस कैसे करेंगे, सबसे पहली बात तो मैं इस पे आ जाता हूं। देखो गाइस सिंपल सी बात है, नॉर्मल रिएक्शन को टोटल 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व किया है, एन कॉस थीटा एन साइन थीटा। अब बॉडी को सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करने के लिए आप सभी को पता है रोड और टायर के बीच में क्या लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, और इस फ्रिक्शनल फोर्स को भी टोटल 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व किया गया, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। ये जो गाइस डायग्राम आपको ये बनाना है, पर ये जो बनाया ना इससे आपको हेल्पफुल होगा डेरिवेशन को इजीली समझने के लिए। तो पहला पार्ट में फटाक से बना के दे देता हूं। एन कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, मुझे फटाक से बताओ। एन कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, हमारा एम जी प्लस एफ साइन थीटा। अब गाइस हम एम जी ऐसे ही रखते हैं और इसको इधर ला देते हैं, एन कॉस थीटा, ये इस साइड आया तो ये हो गया एफ साइन थीटा। ये पहला रिलेशन इसके थ्रू बन गया। अब गाइस जो हॉरिजॉन्टल, क्योंकि कार सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है वो हॉरिजॉन्टल में सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, तो जो भी कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में है वही सेंट्रीपिटल फोर्स देंगे। तो ये दोनों कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहे हैं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और वो कंपोनेंट कौन सा है, एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा। अब क्या करना गाइस, ये दोनों को डिवाइड करना है, मैं फटाक से दिखा देता हूं नहीं तो वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा। अब देखो ये दोनों कंपोनेंट हमें मिल गए, ये देखो ये पहला कंपोनेंट या दूसरा कंपोनेंट, तो दूसरे कंपोनेंट को पहले कंपोनेंट के साथ हम डिवाइड करेंगे, तो एम एम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और साथ में गाइस हम क्या करेंगे, इस एफ के जगह पे, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, एफ इक्वल टू क्या, तो म्यू एन, तो म्यू एन रखा, यहां भी एफ के जगह म्यू एन रखा, ऊपर और यहां से एन निकाला, यहां से भी एन निकाला, तो ऊपर और नीचे से एन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। मुझे वी चाहिए, मुझे क्या चाहिए, वी चाहिए, तो आर डिवाइड में इक्वल की साइड के, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले ऊपर और नीचे कॉस से डिवाइड करना है, कॉस से डिवाइड करना है। देखो कॉस से डिवाइड किया, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा हो गया, कॉस कॉस यहां क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यहां बस बचा म्यू, कॉस थीटा कैंसिल हो गया, 1 बचा, जहां कोई नहीं वहां सबका माली 1, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो गया, टेन थीटा हो गया। अब गाइस हमें v चाहिए, तो आरजी यहां मल्टीप्लाई में इक्वल की इस साइड आके, डिवाइड में इक्वल की साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और स्क्वायर, क्योंकि हमें ओनली v चाहिए ना, तो स्क्वायर को भी हटाना पड़ेगा, स्क्वायर इक्वल की साइड आएगा तो रूट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा v मैक्स, एकदम सिंपल तरीके से। अब इसके बाद गाइस इसी v मैक्स के बाद हमें निकालना है ऑप्टिमम स्पीड। ऑप्टिमम स्पीड के अंदर क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 0 होता है, मतलब ये म्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, अगर ये पूरा का पूरा पार्ट 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो क्या बचा, आरजी टेन थीटा। ऑप्टिमम स्पीड निकाल लिया। अब एंगल ऑफ बैंकिंग का मतलब हमें थीटा निकालना है, तो कुछ नहीं करना है भाई, मतलब ये हमें थीटा, ये वाला थीटा निकालना है। तो अब मैंने हमेशा बोलता हूं कि जो हमें चाहिए बाकी दुश्मन को हटाओ, रूट इस साइड गया तो स्क्वायर हो गया, अब क्या बचा, आरजी टेन थीटा, फिर से हमें ये चाहिए तो इसको हटाना पड़ेगा, तो ये मल्टीप्लाई इक्वल की साइड आके डिवाइड हो गया, अब क्या बचा, टेन इक्वल की साइड आ गया, तो क्या हो गया, टेन इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आरजी, टेन इनवर्स वी अपॉन आरजी, और ये हो गया हमारा एंगल ऑफ बैंकिंग। इस तरह से गाइस इसके अंदर के तीनों क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। अगला हमारा कोनिकल पेंडुलम, मतलब इस तरह का स्ट्रिंग, इस तरह से का स्ट्रिंग जो ऐसे गोल गोल घूमते हुए क्या बना रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कल बना रहा है। अब इसके कंपोनेंट का भी फटाक से हम देख लेते हैं। देखो गाइस अब क्या हो रहा है, ये स्ट्रिंग इंक्लाइंड पोजीशन में, इसलिए 2 कंपोनेंट में डिवाइड है, ऊपर टी कॉस थीटा, इधर टी साइन थीटा। टी कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, वेट को बैलेंस कर रहा है, और टी साइन थीटा ये बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, तो ये वाला कंपोनेंट, ये वाला जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल में है, तो यही वाला कंपोनेंट बॉडी को सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। अब गाइस इस कोनिकल पेंडुलम के अंदर हमें क्या क्या निकालना है, हमें निकालना है गाइस, याद रखो, हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालना रहता है, साथ में टाइम पीरियड निकालना रहता है, और साथ में फ्रीक्वेंसी निकालना रहता है।
तो भाई ये याद रखो। अब कौन किसको बैलेंस कर रहा है? टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, टी साइन थीटा, टी साइन थीटा इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। टी साइन थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स देता है। अब आपके मन में क्वेश्चन जरूर आएगा कि सर ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लिखा? तो मैं बता देना चाहता हूं, मैंने क्या बोला, हमें क्या निकालना है? एंगुलर वेलोसिटी। ये वाले फॉर्मूले में लीनियर वेलोसिटी था, इसलिए ये फॉर्मूला आप यूज नहीं करेंगे। इसी को हमने चेंज कर दिया, v इक्वल टू क्या, आर ओमेगा है। तो ये स्क्वायर स्क्वायर हो गया, नीचे का आर आर कैंसिल, क्या बचा है? एम आर ओमेगा स्क्वायर। इसीलिए इसके जगह पे हमने ये ले लिया। अब गाइस हम क्या करेंगे? बस वही काम करेंगे। हम क्या करेंगे? फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करेंगे इस तरह से। देखो हम क्या करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, मैंने ऊपर इसको लिख दिया, तो फर्स्ट को मैं सेकंड से डिवाइड कर रहा हूं। जैसे डिवाइड करूं, टी टी कैंसिल हो जाएगा, एम एम कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा आर ओमेगा स्क्वायर जी बचेगा। अब मुझे ये निकालना है, तो ये इधर चला जाएगा, आर नीचे आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, आर नीचे आ जाएगा, हो गया। बट अभी तक खत्म नहीं हुआ। अब हमें इसके अंदर इक्वेशंस को और सिंप्लीफाई करने के लिए, छोटा करने के लिए, हम इसके अंदर ही आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। और आर की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? हम इसमें अप्लाई करेंगे साइन थीटा। क्या अप्लाई करेंगे? साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो अपोजिट हमारा आर है, हाइपोटेनस हमारा एल है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। फिर एल हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा एल साइन थीटा, एल साइन थीटा, और हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी। अब आर की वैल्यू को हम यहां पुट करेंगे, देखो जी साइन थीटा, और आर के जगह के पे हमने क्या लिखा? एल साइन थीटा। साइन थीटा गए हो, क्या बचा? जी एल कॉस थीटा, जी एल कॉस थीटा बचा। ओमेगा की वैल्यू निकल गई, ओमेगा की वैल्यू भाई मिल गई है, समझ में आ रहा? अब ओमेगा की वैल्यू मिल गई है, तो आपका काम आधा ज्यादा काम यही हो गया। क्या हो गया? टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू मिल चुकी थी, क्या थी? देखो ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट जी एल कॉस थीटा, बट ओमेगा नीचे है, इसीलिए वैल्यू उल्टी हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा? एल कॉस थीटा अपॉन जी। अब बस इसी पूरे इक्वेशन को उल्टा कर दो, ये टाइम पीरियड है, इक्वेशन को उल्टा कर दो तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो इस तरह से हम कोनिकल पेंडुलम को हम निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं गाइस वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन मतलब ऐसा, अभी तक ऐसा ऐसा सर्कल चल रहा था, अब ऐसा ऐसा सर्कल चलेगा। तो ऐसे ऐसे सर्कल में क्या है, चलो सबसे पहले गाइस आपने को इक्वेशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसके अंदर क्या फाइंड करना है? हमें ए के जगह पे कितना स्पीड है, बी के जगह पे कितना स्पीड है, सी के जगह पे कितना स्पीड है, ये फाइंड करना है। यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो हम कैसे करेंगे? पहला हमें एक रिलेशन बनाना है। सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन, टेंशन अंदर की तरफ है एंड वेट बाहर की तरफ है। वेट को टोटल दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया है। अब इस टेंशन और ये वाला कंपोनेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, और दोनों मिलके सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहे हैं, जिसके कारण बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। तो हम बनाएंगे टी, अपोजिट डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है एम जी कॉस थीटा, और दोनों मिलके क्या दे रहे हैं हमें? सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसके कारण बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। अब गाइस सबसे पहले हम बी पॉइंट का फाइंड करेंगे, स्पीड एट पॉइंट बी। अब गाइस बी पॉइंट का फाइंड करने के लिए अब इस इक्वेशन को बी की तरह बना देंगे, टी ऑफ बी माइनस एम जी कॉस। अब यहां से यहां आने के लिए थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती? 180। तो ये हो गया हमारा 180 एम वी स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा? बी, क्योंकि बी की बात कर रहे हैं। अब गाइस एक चीज याद रखना, बी पॉइंट पे वेट और टेंशन दोनों नीचे की तरफ होते हैं, फिर टेंशन एट बी पॉइंट क्या होता है? 0 होता है, याद रखो। हाँ, और साथ में गाइस ये स्टार्टिंग पोजीशन है, इसीलिए यहां काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला mgh होता है। बट स्टार्टिंग इनिशियल पोजीशन तो वहां हाइट है ही नहीं, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट क्या होता है? हमेशा 0 होता है। ये दो चीजें याद रखना, बी पॉइंट पे टेंशन 0 होता है और ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है, ये याद होना चाहिए गाइस आपको। तो चलो अब हम आ जाते हैं, फटाफट मैं आपको बता देता हूं। देखो गाइस सबसे पहले बी पॉइंट, हमने ये वाला इक्वेशन बना लिया। बी पॉइंट पे टेंशन 0 होता है, कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है? यहां से यहां तक 180, तो हमने यहां 180 लिख दिया। कॉस 180 -1 होता है, ओके, तो -1 लिख दिया। दोनों साइड से एम क्या हो गया? कैंसिल हो गया। एंड साथ में गाइस माइनस माइनस प्लस, तो यहां बचा जी, और यहां क्या बचा? वी स्क्वायर ऑफ बी अपॉन आर। अपने को वी चाहिए, तो इसको यहां कर देंगे, और स्क्वायर इस साइड होकर रूट हो जाएगा। आर यहां आया तो आर जी हो गया, स्क्वायर इक्वल किसका हट गया? तो अंडर रूट आर जे मिल गया। तो हमें बी की वैल्यू मिल गई। अब बात करते ए की वैल्यू। ए की वैल्यू के लिए हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे।
एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, हर जगह पे एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। ओके, तो चलो बस एनर्जी एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी, जैसे मैं फिर से आप सर्कल एक बना देता हूं जिससे आपको याद रहे। ओके, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, ये पॉइंट फाइंड कर चुके हैं। इसी का हेल्प लेके हम लोग ए पॉइंट का फाइंड कर लेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए, काइनेटिक एनर्जी एट ए, टोटल एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बी, काइनेटिक एनर्जी बी। अब ए पे मैंने बताया था पोटेंशियल एनर्जी ए पे 0 होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने लिखा, ए वाला पार्ट है इसलिए हम वी ऑफ ए यहां लिख दिया। अब पोटेंशियल एनर्जी बी पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम जी एच, बट हाइट की बात करूं तो यहां से यहां तक टोटल हाइट कितना हो जाएगा, आर प्लस आर, तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। इसीलिए गाइस यहां क्या लिखा हुआ है, 2r, एच के जगह पे यहां लिखा हुआ है 2r, याद रखना। फिर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखा, बस बी की बात है इसलिए बी लिख दिया। अब गाइस हम सभी को पता है कि बी पॉइंट पे कितना होता है स्पीड, आरजी, अभी हमने फाइंड किया था। तो रूट है इसलिए स्क्वायर है, इसलिए रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर है इसलिए रूट कैंसिल हो जाएगा, और यहां क्या बचेगा, ओनली आरजी। अब देखो mgr ये भी है, mgr ये भी है, अब हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा कि दोनों mgr है, mrg लिखा मतलब वही है, mgr। तो अब 2 2 जा 4, 4 + 1 क्या हो गया, 5/2 mgr हो गया। अब दोनों साइड से 2 2 कैंसल, mm क्या हो गया, कैंसल, स्क्वायर इक्वल किस साइड गया, तो √5gr हो गया। तो इस तरह से हमने ए का फाइंड कर लिया। इसी तरह से गाइस हम सी की अगर बात करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सी, तो सबसे पहले पोटेंशियल जहां से स्टार्ट हो रहा है एक पॉइंट, जैसे उसमें हमने बी लिखा था, अब यहां हम ए का लिख लेते क्योंकि ए का ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया, किसी एक का तो लिखना पड़ेगा जिससे हम उसका हेल्प लेके हम दूसरे का फाइंड करेंगे। तो जहां से हम स्टार्ट करते हैं हम उसका लिख लेते हैं। तो हमने पोटेंशियल एनर्जी ए एंड काइनेटिक एनर्जी ए, तो टोटल एनर्जी ए का लिख लिया एंड जिसका फाइंड करना उसका भी लिख लिया। तो पोटेंशियल एनर्जी सी, काइनेटिक एनर्जी सी लिख लिया। अब ए का 0 होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखा, बस ए है यहां ए लिख दिया। पोटेंशियल एनर्जी सी पे, अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है mgh होता है, बट गाइस यहां से यहां की बात करें तो हाइट कितना होता है, r, इसलिए h इक्वल टू हमने क्या लिया, r लिया। हाइट कितना है, 1 रेडियस, इसीलिए h के जगह पे क्या हो जाएगा, mgh के जगह पे r आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखा 1/2 mv² ऑफ c, ओके लिख दिया। अब इसके बाद गाइस 5 1 जा 5, ओके 5/2 हो गया, mgr लिख दिया। ये mgr इस साइड लाया क्योंकि दोनों mgr साथ में रहना चाहिए ना, इस बार इस साइड था तो इस साइड लाया तो माइनस हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2, 5 में से 2 गया तो 3 बचा, 3/2 mgr, दोनों साइड से mm कैंसल, 2 2 कैंसल, क्या बचा 3gr बचा, स्क्वायर इक्वल की साइड आया तो √3gr हो गया। तो हमने ए बी सी तीनों फाइंड कर लिया। अब चलते हैं गाइस, एक और चीज गाइस मैं बताना चाहूंगा कि देखो टेंशन डिफरेंस आता है एग्जाम में, बहुत कम बार पूछा जाता है, पर अगर आपको इसको जानना है तो मेरे लॉन्ग वीडियो में देख लेना, मैं भी उसकी बात कर रहा हूं जो एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। तो टेंशन डिफरेंस, इवन गाइस कांस्टेंट वाला भी मैंने अपने लॉन्ग वीडियो के अंदर करवाया है, ए बी सी पे एनर्जी कांस्टेंट कैसे होती है, तो वो दोनों आप देख सकते हो। अब चलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिस बच्चे को पूरा टॉपिक खत्म कर रहा है उसकी बात कर रहा हूं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, I = mr², ये फॉर्मूला होता है। ओके, अब चलते, याद रखना सबसे पहले हमें एग्जाम में पूछा जाता है एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, एक्सप्रेशन फॉर रोटेटिंग काइनेटिक एनर्जी, जो बॉडी रोटेट हो रहा है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो एक ही तरीका बताऊंगा, सबसे पहले फॉर फर्स्ट पार्टिकल का निकालना रहता है। कैसे निकालना है, काइनेटिक एनर्जी, फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखो 1/2 mv², ऐसा लिख दिया। पहला पार्टिकल इसलिए 1 1 लिख दो, 1/2 m1, v इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा होता है, और पूरे बॉडी का ये एंगुलर वेलोसिटी सेम होता है, इसलिए यहाँ 1 2 मत लिखना, यहाँ स्क्वायर था इसलिए यहाँ भी स्क्वायर हो गया। अब गाइस देखो इसी तरह से सेकंड का भी हो जाएगा 1/2 m2 r2 का स्क्वायर, और इसी तरह से आप nth पार्टिकल निकालो, थर्ड पार्टिकल की निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ऐसे निकालो, mn rn का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर निकाल लिया। अब गाइस आप क्या करो, पूरे को टोटल कर दो। अब आपके बॉडी का निकालना है ना, तो सब पार्टिकल का प्लस करो, काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट, काइनेटिक एनर्जी सेकेंड प्लस काइनेटिक एनर्जी n, निकाल लिया। अब गाइस सभी को ऐसा लिख देना है, ऐसा लिख देना है 1/2, जैसा मैं बता दूं यहाँ डायरेक्ट, नहीं तो टाइम अपना जाएगा। ये देखो, हाँ ये देखो हमने लिख दिया, फिर सभी पार्टिकल का लिख दिया, देखो ये देखो ये देखो लिख दिया। अब 1/2 कॉमन आ गया, साथ में ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा m1 r1 का स्क्वायर लिख दिया,
बीच में प्लस है, m2r2 उसका स्क्वायर लिख दिया, फिर बीच में प्लस डॉट 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 प्लस, फिर आगे क्या बचा, mn का स्क्वायर लिख दिया। बट गाइस ये फॉर्मूला किसका है, देखो mn किसका फॉर्मूला, मोमेंटम इनर्शिया का, इसीलिए फॉर्मूला क्या बन गया 1/2, ये मोमेंटम इनर्शिया का फॉर्मूला मतलब I और आगे ओमेगा स्क्वायर। हो गया, एकदम सिंपल सा है भाई। अब एंगुलर मोमेंटम की अगर मैं बात करूं तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आना चाहिए L इक्वल टू पी इंटू आर, ये पता चल गया। एंड P इक्वल टू क्या होता है, mv होता है, b mv होता है। फिर साथ में गाइस आपको पता है v इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा होता है। अब बस m r r क्या हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर मैं वही पहले पार्टिकल की बात करूं तो यहाँ 1 1 1 लगा दो, इसमें मत लगाओ। दूसरे पार्टिकल की बात करूं तो ये क्या करना है, 2 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, m2 r2 ओमेगा, ये तो पूरे बॉडी का सेम होता है। फिर ln mn rn का स्क्वायर। अब सबको प्लस कर दो, सबको प्लस करके ये कॉमन आ जाएगा, और इसका मतलब क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस तरह से ये देखो यहाँ किया होगा हमने, ये देखो सबको प्लस कर दिया, ये देखो L1 L2 प्लस Ln। अब सब में से ये देखो ये ओमेगा कॉमन आ जाएगा, सब में से ओमेगा कॉमन आ जाएगा बाहर, और बीच में बचेगा m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर mn rn का स्क्वायर। उसका मतलब क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और सब में से कॉमन आ गया ओमेगा। हो गया एकदम सिंपल। इसके बाद गई अगला, अगला मैं बात करूं टॉर्क। टॉर्क भी भाई बहुत सिंपल है। अगर मैं टॉर्क आपको बताऊं तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या आता है, टॉर्क इक्वल टू एफ इंटू आर। फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सलरेशन होता है, और अभी हमने फॉर्मूला स्टार्टिंग में देखा था ए इक्वल टू आर अल्फा होता है। अब गाइस देखो आर आर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर अल्फा। तो इसीलिए टॉर्क, अगर मैं पहले पार्टिकल की बात करूं टॉर्क 1 m1 r1 का स्क्वायर अल्फा, इसी तरह से सेकंड पार्टिकल का लिख दो, इसी तरह से n पार्टिकल के लिख दो, सबको प्लस कर दो, सब में से ये अल्फा कॉमन आ जाएगा, और ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, आई। तो ये हो गया हमारा रोटेटिंग बॉडी का टॉर्क का। ये देखो इस तरह, ये देखो इस तरह टॉर्क 1 टॉर्क 2 टर्न्स, तो सब में लिख दिया, और अल्फा सब में से कॉमन आ गया, m1 r1 का स्क्वायर m2 r2 का स्क्वायर, ये सब क्या हो गया, आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस तरह से हमने इसको फाइंड कर दिया। अब बात करते गाइस रोटेटिंग डिस्क का। एग्जाम में डेरिवेशन रोटेटिंग डिस्क का भी आता है कि अगर जो एक डिस्क है जो एक एक्सिस पर रोटेट हो रहा है, जो रोटेट हो रहा है, तो उसकी बॉडी, उसका क्या होगा, उसका क्या होने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो भाई कोई ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको क्या करना है, हमेशा फिजिक्स के अंदर हम पहले कंप्लीट बॉडी का नहीं निकालते, हम एक पार्टिकल का निकालते हैं। तो डिस्क नंबर ऑफ रिंग से बना हुआ, किससे बना हुआ, नंबर ऑफ रिंग। तो याद रखना सबसे पहले हम लोग पार्टिकल का निकालते हैं, बॉडी का नहीं निकालते। तो पहले मैं सरफेस डेंसिटी डिस्क का लिखता हूं, जिसका फॉर्मूला सिग्मा इक्वल टू m अपॉन मास अपॉन एरिया है। m अपॉन एरिया मतलब एरिया ऑफ सर्कल है ना, डिस्क सर्कल की तरह, इसलिए ये लिख दिया मास अपॉन एरिया। फिर मैंने क्या बोला, सबसे पहले हम एक छोटे से पार्टिकल का निकालते हैं, इसलिए पहले हम डिस्क का नहीं निकालेंगे। डिस्क नंबर ऑफ रिंग से बना हुआ है, इसलिए सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सरफेस डेंसिटी हम रिंग का भी लिख लेते हैं। देखो रिंग का सरफेस डेंसिटी कैसे होगा, मास अपॉन एरिया, ये सरफेस डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। अब गाइस मैंने आपको क्या बोला है, कंप्लीट डिस्क, और ये डिस्क नंबर ऑफ रिंग से बना हुआ है, तो इस रिंग का मास, तो इसलिए छोटू सा पार्टिकल छोटू सा मास। ये कंप्लीट बॉडी का था इसलिए कैपिटल M लिखा, ये छोटू सा पार्टिकल है इसलिए DM लिखा। अब मास अपॉन एरिया, इस रिंग का एरिया निकालना, अगर इस रिंग का एरिया निकालना है तो ये सर्कल का एक सरकमफरेंस हो गया। तो सरकमफरेंस को हम जब इसके विड्थ, इसके मोटापे से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, सरकमफरेंस को जो हम इसके मोटापे मतलब विड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको हमें रिंग का एरिया निकल जाएगा। तो मास अपॉन एरिया, इसलिए यहाँ 2 पाई इंटू dr मल्टीप्लाई किया हुआ है, ओके, मास अपॉन एरिया। तो सरकमफरेंस के फॉर्मूले को जब विड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिंग का एरिया निकल जाएगा। अब गाइस हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डीएम की वैल्यू निकल जाएगी। फिर हमें सबसे पहले मैंने बोला सबसे पहले रिंग का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग क्या फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। तो मास मतलब छोटू सा पार्टिकल, तो छोटू सा पार्टिकल इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, छोटू सा पार्टिकल इसलिए डीएम। अब हमें कंप्लीट बॉडी का फाइंड करना है इसलिए हमने इंटीग्रेट कर दिया, कहां से कहां तक, तो 0 से लेके r तक, 0 से लेके r तक, इसलिए हमने इस पे हमने क्या अप्लाई कर दिया, 0 टू r रेडियस।
इसके बाद गाइस हमें कंप्लीट बॉडी का फाइंड करना है, कंप्लीट बॉडी का फाइंड करना है, इसीलिए हम इस पे छोटू सा, पहले हमने छोटू सा पार्टिकल है, रिंग मतलब छोटू सा पार्टिकल, इसलिए डेरिवेटिव लगा दिया, बट हमें कंप्लीट बॉडी का फाइंड करना है, इसलिए हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। जैसे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन लगाने के बाद हम वापस निकालते हैं, उसका मतलब हो जाता है कंप्लीट बॉडी का। तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन लगाने के बाद हमने वापस निकाल लिया। देखो यहाँ क्या लिखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, और इसको हमने ऐसे का ऐसा ही रखा है। क्यों ऐसा रखा? क्योंकि आगे सॉल्व करना हमारे लिए आसान है। अब डीएम की वैल्यू यहां जो हमने फाइंड की थी, ये देखो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके हमने डीएम की वैल्यू फाइंड की थी, वो हमने यहां रख दिया, इस डीएम की जगह पे रख दिया, ये देखो। फिर इसमें सिग्मा 2 पाई आर, ये कांस्टेंट है, ये 2 पाई और सिग्मा ये दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया। अब आर स्क्वायर और आर क्यूब हो गया। अब आप सभी को इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है कि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जो भी रेस टू में होता है उसमें 1 प्लस कर दो और उसी से उसको डिवाइड कर दो, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। इसलिए आर रेस टू 3 को यहाँ आर रेस टू 4 अपॉन 4 लगा दिया, और कहां से कहां तक मतलब लिमिट, तो 0 टू आर यहां हमने लिमिट अप्लाई कर दिया। अब क्या करना है, इसके जगह पे एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट। लोअर लिमिट तो ऑलरेडी 0 है तो ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, तो इसलिए इसके जगह पे हमने क्या लिख दिया, कैपिटल आर रेस टू 4 अपॉन 4। ओके, अब हम पूरा हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये सिग्मा की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, डिस्क के सिग्मा की वैल्यू m अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो हमने इसके जगह पे सिग्मा के जगह पे लिखा, ये देखो सिग्मा के जगह हमने लिखा m अपॉन पाई आर स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल, आर स्क्वायर और यहां भी 2 आर स्क्वायर कैंसिल, तो अपने पास क्या बचा, ऊपर बचा m और 2 आर स्क्वायर बचा, और नीचे क्या बचा, ओनली 2, क्योंकि 2 1 2 2 2 4 2 बचा। तो ये हो गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, रोटेटिंग डिस्क का। ये कभी कभार एग्जाम में पूछा जाता है। अब चलते आगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, जो कि बहुत सिंपल है गाइस। अब क्या है, मैं सबसे पहले एक चीज बता देना चाहता हूं, देखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में, ये देखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में एक इरेगुलर शेप की बॉडी है, एक एक्सिस सेंटर पे से पास हो रहा है और एक एक्सिस हमने यहां रखा है, इसका नाम हमने सी दिया हुआ है और इसका नाम हमने ओ दिया हुआ है। हमने इसके अंदर क्या लिया है, पहले अगर हमें कंप्लीट बॉडी का फाइंड करना है तो हमें एक छोटू सा पार्टिकल का फाइंड करना था। छोटू से पार्टिकल के पॉइंट का नाम हमने पी रखा है और इसके मास को हमने डीएम लिया हुआ है। हम यहां से यहां जोड़ेंगे क्योंकि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए मास और डिस्टेंस दोनों चाहिए रहता है, और इस एक्सिस पे रोटेट हो रहा है, इसलिए हम यहां से यहां जोड़ेंगे। अब इसको हम कंस्ट्रक्ट करने के लिए ऐसे ऐसे जोड़ लेते हैं। ओके, तो ये वो पॉइंट। सबसे पहले गाइस हमें क्या करना है, हमें इसके अंदर टोटल 2 ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, बड़ू सा ट्राइंगल, एक छोटू सा ट्राइंगल। अब देखो मैंने आपको ये बता दिया कैसे हम फाइंड करेंगे। सबसे पहली बात तो गाइस हम ओ एक्सिस का फाइंड करेंगे। अब गाइस मैंने क्या बोला कि हम लोग सबसे पहले छोटू से पार्टिकल है, अगर इस एक्सिस पे ये कंप्लीट बॉडी रोटेट हो रही है तो इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो हम सबसे पहले इस एक्सिस की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने आई ऑफ ओ लिखा हुआ है। छोटू सा पार्टिकल है इसलिए डेरिवेटिव अप्लाई किया, छोटू सा पार्टिकल छोटू सा मास, और मास इनटू डिस्टेंस होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, ओपी, इसलिए ओपी स्क्वायर, मास इनटू डिस्टेंस। डी किस लिए किया हुआ, क्योंकि छोटू सा पार्टिकल। अब मुझे कंप्लीट बॉडी का फाइंड करना है, इसलिए मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दिया। अब डेरिवेटिव इंटीग्रेशन लगाने के बाद वापस निकालते हैं, लगाने के बाद वापस निकाला मतलब समझ लो कंप्लीट बॉडी का, और इसको ऐसे का ऐसा ही रखूंगा क्योंकि आगे मुझे सॉल्व करने में आसानी होगी। ओ पॉइंट का हो गया सेम टू सेम, सी पॉइंट का भी वैसा ही। अब सी पॉइंट का भी सेम टू सेम ऐसा ही, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, सीपी स्क्वायर। देखो अब अगर इस एक्सिस पे ये बॉडी रोटेट हो रही है तो इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट पॉइंट सी, छोटू सा मास और इस एक्सिस से लेके यहां का डिस्टेंस कितना है, सीपी स्क्वायर। ओके, अब मुझे क्या करना है, कंप्लीट बॉडी का फाइंड करना है, इसलिए मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया। जैसे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन लगाने के बाद वापस मैं निकालता हूं तो समझ लो कंप्लीट बॉडी का हो गया। ओके, और मैं इसको ऐसे का ऐसा रखूंगा। अब गाइस इसके अंदर याद रखना कि अब अगला स्टेप होगा कि इसके अंदर टोटल 2 ट्राइंगल, एक बड़ू सा ट्राइंगल और एक छोटू सा ट्राइंगल। सबसे पहले हम बड़ू से ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। बड़ू से ट्राइंगल क्या, ओपीएम। देखो हमने लिखा ओपीएम या पीओएम लिखो, दोनों बात एक ही है। तो ये हमारा हाइपोटेनस ओपी स्क्वायर हो गया, फिर वन साइड ओएम स्क्वायर प्लस पीएम स्क्वायर, ओएम स्क्वायर प्लस पीएम स्क्वायर। अब गाइस ये ओएम स्क्वायर किससे मिलके बना हो, ओसी प्लस सीएम। तो देखो मैंने लिखा ओएम को ओसी प्लस सीएम लिखा। अब इसको एक्सपांड कर दो बाय यूजिंग ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला। देखो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये है ए है ये बी है, तो एक्सपांड किया और आगे का पीएम स्क्वायर। अब गाइस ये बड़ू से ट्राइंगल से हमें ये वाली वैल्यू मिल गई।
अब इसके अंदर एक और ट्राइंगल है, छोटू सा ट्राइंगल, ये वाला, ये छोटू सा ट्राइंगल। तो छोटू सा ट्राइंगल में फिर से हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। क्या है? PCM, CP स्क्वायर वन साइड प्लस अनदर साइड, तो CP स्क्वायर वन साइड प्लस अनदर साइड स्क्वायर कर दिया। अब CM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर, CM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर क्या होता है? CP स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले के अंदर जो हमने फाइंड किया था CM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर की जगह हम क्या रख देंगे? CP स्क्वायर। देखो OP स्क्वायर लिखा, OC स्क्वायर लिखा, ये लिखा, बट इसके जगह पे हमने क्या लिख दिया? ये ट्राइंगल में जो हमें मिला है CP स्क्वायर। अब पूरे इक्वेशन को इंटीग्रेशन DM से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इंटीग्रेशन DM से मल्टीप्लाई किया, ये वाले को इंटीग्रेशन DM से मल्टीप्लाई किया, ये वाले को इंटीग्रेशन DM से मल्टीप्लाई किया, ये वाले को इंटीग्रेशन DM से मल्टीप्लाई किया। जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो हमें दिखा इंटीग्रेशन OP स्क्वायर DM, OP स्क्वायर DM क्या होता है? I of O लिख गया। इंटीग्रेशन OC स्क्वायर, OC अब देखो OC ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होता है और इंटीग्रेशन में कांस्टेंट हमेशा बाहर निकाल लेते हैं। तो OC डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हमने h लिया है, h स्क्वायर, और डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हमने बाहर निकाल दिया है। इंटीग्रेशन DM क्या होता है? m, जैसे इंटीग्रेशन dx क्या होता है? x, उसी तरह से इंटीग्रेशन dm m होता है, पर हमने कंप्लीट बॉडी का हमें बताना इसलिए हमने कैपिटल M ले लिया। और गाइस यहाँ देखो OC प्लस CM, गाइस यहाँ पूरे बॉडी का मास कंजर्व होता है। OC प्लस CM, यहाँ पूरे बॉडी का मास कंजर्व होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है? 0। अगर यहाँ एक पार्ट 0 हो गया तो पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो गई, इसलिए गयो। अब देखो इंटीग्रेशन CP स्क्वायर DM I of C है, तो I of C मिल गया। इस तरह से हमें मिल गया पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल क्यों बोला है? क्योंकि दोनों एक्सिस पैरेलल है। अब अगला परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पे क्या होगा गाइस? ध्यान से सुनना। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पे ये Z एक्सिस, ये अपना इरेगुलर बॉडी को परपेंडिकुलर है, और गाइस ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस, ये तीनों एक्सिस एक तीसरे को परपेंडिकुलर है, बट गाइस ये दोनों एक्सिस बॉडी पे लाई कर रहा है। अब इसका अगर मुझे अगर लॉ फाइंड करना है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो कैसे फाइंड करेंगे? बहुत सिंपल है। फिर से अगर कंप्लीट बॉडी का फाइंड करना तो छोटू से पार्टिकल का फाइंड करूंगा। छोटू से पार्टिकल का मास DM रख रहा हूं, पॉइंट का P नाम ले रहा हूं, ये हो गया हमारा, ये हो गया, हमने ज्वाइन कर दिया। अब देखो ये X एक्सिस है, पर इसका डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? Y। ओके, एक्सिस X है, अगर कोई बॉडी X पे घूम रहा है तो डिस्टेंस Y हो जाएगा। अगर बॉडी कोई Y पे घूम रहा है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? X हो जाएगा। और Z के लिए हमने लिया R। ओके, याद रखो बहुत सिंपल है। तो कैसे करेंगे? अगर X का फाइंड करना है तो क्योंकि छोटू से पार्टिकल की बात करें इसलिए डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। अब छोटू सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो छोटू सा मास, एंड डिस्टेंस अगर x का है तो मैंने वाला डिस्टेंस क्या होगा? y स्क्वायर। ओके, अब कंप्लीट बॉडी का फाइंड करना है इसलिए मैंने इंटीग्रेट कर दिया। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन लगाने के बाद वापस निकाल रहे हैं, मतलब समझ लेना कंप्लीट बॉडी का है। जब बॉडी x एक्सिस पे घूम रही है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीट बॉडी पे क्या होगा? इसका मीनिंग ये है। इसी तरह से गाइस, इसी तरह से हम y का निकाल सकते हैं। बस y है तो क्या हो जाएगा? ये x स्क्वायर हो जाएगा। अब z का क्या हो जाएगा? DM, z, इस पार्टिकल से z का डिस्टेंस हमने क्या लिया? R स्क्वायर। अब गाइस यहाँ मैं ऐसे बना के दिखाता हूँ जिससे आपको समझेगा। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये हमने R लिया है। अब गाइस यहाँ हम अप्लाई कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है? ये हाइपोटेनस है तो ये हो गया R स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, वन साइड प्लस अनदर साइड। तो इसी तरह इसको हम लोग क्या कर देते हैं? इस R स्क्वायर को हम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इसको रिप्लेस, क्योंकि देखो क्या होता है? R स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है, तो इसके जगह हम ये लिख सकते हैं। अब गाइस क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन DM को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इंटीग्रेशन DM x स्क्वायर हो जाएगा। इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो इंटीग्रेशन DM y स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? अब गाइस देखो इंटीग्रेशन DM x स्क्वायर क्या होता है? इंटीग्रेशन DM x स्क्वायर क्या होगा? I ऑफ x, और इंटीग्रेशन DM y स्क्वायर पूछा तो जस्ट इसका उल्टा I ऑफ x, अरे सॉरी, यहाँ I ऑफ y और ये हो गया I ऑफ x। तो इस तरह से बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। अब गाइस रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब क्या होता है? जहां पूरे बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेट हो रहा है वो, और जहां से ये बॉडी रोटेट हो रही है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। इट इज डिनोटेड बाय k, एंड इसका फॉर्मूला होता है √I/m। ओके, ये याद रखना। ओके, क्या लिखा हुआ? डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द सेंटर ऑफ बॉडी, वेयर
होल मास ऑफ द बॉडी सपोज टू बी कॉन्स्टेंट, जहां बॉडी रोटेट हो रही है एंड जहां पूरे बॉडी का मास क्या कॉन्सेंट्रेटेड है, ये दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं, और उसका फॉर्मूला हम लिख दिया। अब रोलिंग मोशन के अंदर गाइस टोटल हमें 3 तरह के टॉपिक आते हैं फाइंड करने के लिए। सबसे पहले अगर कोई बॉडी रोल्ड हो रही है तो उसके अंदर टोटल एनर्जी कितनी है वो फाइंड करने के लिए आता है। दूसरा गाइस हमें फाइंड करने के लिए आता है उसका स्पीड, और तीसरा फाइंड करने आता है एक्सेलरेशन, जो कि बहुत सिंपल है गाइस, बहुत ज्यादा सिंपल। अब टोटल एनर्जी, अगर बॉडी रोल्ड हो रही है तो बॉडी रोल्ड होने के साथ, अगर कोई बॉडी ऐसे रोल हो रही है तो रोल होने के साथ ही रोटेशनल मोशन के साथ ही वो आगे भी बढ़ रही है, गोल गोल घूम रही है मतलब रोटेशनल मोशन, आगे बढ़ रही है मतलब ट्रांसलेशन मोशन, गोल गोल घूम रही है मतलब रोटेशनल मोशन, आगे बढ़ रही है मतलब ट्रांसलेशन मोशन, एंड दोनों को मिला के, अरे वाह एक बहुत बड़ी चीज हुई यार, मैं आपको बता नहीं सकता, लाइट चला गया है, और लाइट आज स्क्रीन बंद नहीं हो, अगर स्क्रीन बंद हो गया तो होता ना भाई, मैं आपको बता नहीं सकता, मेरा इतने मिनट का पूरा मेहनत खराब हो जाता, फिर मैं कभी नहीं बना पाता। थैंक यू सो मच। अगर यहाँ तो कोई देख रहा होगा प्लीज इस एक्सप्रेशन को ऐड करके रील बना देना। ओके, देखता हूँ क्या मस्त बना पाते हो, मुझे पता है आधे लोग अभी भाग चुके होंगे। तो टोटल एनर्जी किससे बनता है, ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल से। तो ट्रांसलेशन एनर्जी का फॉर्मूला, मतलब जो हम स्ट्रेट मोशन वाला एनर्जी वाला फॉर्मूला वो ये होता है। रोटेशनल है बस भाई एम को आई से रिप्लेस कर दो, वी लीनियर वेलोसिटी होता है, इसी को हम एंगुलर में जो अभी पढ़ रहे रोटेशनल में ओमेगा कहते हैं। अब गाइस v इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा होता है, स्क्वायर इसलिए स्क्वायर हो गया। अभी गाइस आई के जगह पे अभी मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था आप लोगों को रेडियस ऑफ गायरेशन का, ये देखो रूट इस साइड गया तो ये के स्क्वायर हो गया, आई अपॉन एम, तने डोर खोल दो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आई इक्वल टू के स्क्वायर अपॉन एम। तो इस आई की जगह पे हम ये रिप्लेस कर सकते हैं के स्क्वायर एम और ये ओमेगा स्क्वायर। अब हमारे बुक के अकॉर्डिंग ना गाइस यहाँ पूरे वैल्यू को निकाला हुआ है, पूरे के पूरे वैल्यू को निकालो, पूरे वैल्यू को निकाला हुआ है। तो पूरे वैल्यू को निकालने के लिए गाइस, इसको थोड़ा मैं पहले हटा देता हूँ, पूरे वैल्यू को निकालने के लिए गाइस पता है हमें वो, ये तो मैंने खुद से लिखा हुआ है, पहले बता रहा हूँ, ये पहले से बुक में नहीं दिया हुआ है। तो 1/2 भी कॉमन है, चलो निकल जाएगा, एम भी कॉमन निकल जाएगा, आर नहीं था ना भाई इस साइड, आर नहीं था, ओमेगा था, ओमेगा भी निकल गया, तो पूरी वैल्यू निकल गई, बस प्रॉब्लम आर का आ रहा है। इसीलिए गाइस हमने क्या किया है, यहाँ आर स्क्वायर मल्टीप्लाई डिवाइड खुद से ही किया है। बैलेंस जिसको कट करूंगा तो वैसे का वैसे ही रहेगा, फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा है, बट ये करने से हम दोनों साइड से आर स्क्वायर भी कॉमन निकाल सकते हैं। इसीलिए गाइस मैंने दोनों साइड से आर स्क्वायर भी मैंने क्या किया, ऊपर और नीचे आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो 1/2 कॉमन आ गया, एम बाहर आ गया, दोनों साइड से आर स्क्वायर बाहर आ गया और ओमेगा भी बाहर आ गया, तो इधर कुछ नहीं बचा मतलब 1। इधर क्या क्या बचा है, के स्क्वायर बचा और नीचे वाला आर स्क्वायर बचा। अब देखो गाइस अगला ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा अगर मुझे और छोटा करना है तो हमें पता है v इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा। अब ओमेगा के जगह ओमेगा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम r को डिवाइड में ले सकते हैं, तो v स्क्वायर v अपॉन आर हो जाएगा। तो इस ओमेगा के जगह v अपॉन आर ले लिया, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर कैंसल, क्या हो गया 1/2 mv स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, जो कि बहुत सिंपल है। और गाइज वही अगर हमें स्पीड फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, हम लेंगे पोटेंशियल एनर्जी टॉप पोजीशन पे, क्योंकि हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी ए, काइनेटिक एनर्जी बी है, मतलब बोला एनर्जी हर जगह सेम होता है, कहीं पोटेंशियल ज्यादा होगा कहीं काइनेटिक ज्यादा होगा, बट अगर टोटल वैल्यू हम प्लेस करें तो टोटल एनर्जी हमेशा क्या होता है, सेम होता है। तो इसलिए ए पॉइंट पे जितना पोटेंशियल एनर्जी है उतना ही बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी है, इसलिए मैंने लिखा पोटेंशियल एनर्जी एट ए इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh लिखा, काइनेटिक एनर्जी बॉडी अगर रोल्ड हो रही है, रोलिंग वाला मोशन, उसका फॉर्मूला एनर्जी का ये देखो ये लिखा हुआ है, वही इधर सेम टू सेम छाप दिया है, एम दोनों साइड से कैंसिल हो गया, हमें तो स्पीड चाहिए ना, ये चाहिए, तो बाकी सबको चेंज करो, ये 2 डिवाइड में इस साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये इसको नीचे ले लिया और इसको ऊपर ले लिया, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो गया, स्क्वायर इक्वल की साइड आ गया तो क्या हो गया रूट, तो अंडर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर मिल गया। इस तरह से हम स्पीड फाइंड कर सकते हैं। अगला गाइस अगर हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो न्यूटन बाबा का थर्ड इक्वेशन यूज करना है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, क्योंकि बॉडी स्टार्टिंग में रेस्ट में रहती है ना, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2s हो गया। अब स्पीड ऑलरेडी हमने फाइंड किया है, ये देखो फाइंड किया, बस यहाँ स्क्वायर है इसलिए ये रूट कैंसल हो जाएगा, क्या बचेगा 2gh 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, दोनों साइड से 2 कैंसल, बट गाइस अभी भी हमारे पास क्या बचा, gh 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन as चाहिए, बस अपने को ये चाहिए ना, तो भाई इसको भी हटाना है, तो इसको हटाने के लिए हम लोग यहाँ एक इक्वेशन पुट करेंगे फिर से,
अब हमारा इस तरह से बॉडी रोल्ड हो रही है, तो हमने इस तरह से कंस्ट्रक्शन कर लिया। ये हो गया हाइट, ये बॉडी जहां डिस्प्लेस हो रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट, और ये एंगल जितने पे वो इंक्लाइंड है। तो अब यहाँ साइन थीटा अप्लाई करेंगे, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा अप्लाई किया, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो अपोजिट एच हाइट और हाइपोटेनस मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें एच मिल गया, तो एच इक्वल टू एस साइन थीटा मिल गया। अब एच की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, देखो हमने पुट कर दिया, दोनों साइड से एस एस क्या हो गया कैंसल, क्या बचा जी साइन थीटा, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो गाइस इस तरह से हमें एक्सेलरेशन भी मिल गया। अब गाइस अगला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है बहुत बार। अभी मैंने आपको एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बताया था, याद होगा, L इक्वल टू आर इंटू पी बताया था। बट गाइस हम इसमें क्रॉस प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक यूज करेंगे, क्योंकि हमें काम है ये इक्वेशन को फॉलो करने के लिए, इसीलिए हमने इस पे वेक्टर का साइन दिया हुआ है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, कर दिया। अब गाइस u इंटू वी, राहुल सर ने, अगर राहुल सर से आपने पढ़ा होगा तो राहुल सर इसको स्टाइल में बाइक रूल कहते हैं, एक को ऐसे ही रखो दूसरे को डिफरेंशिएट करो, कर दिया, दूसरे को डिफरेंशिएट कर दिया। अब जिसको तुमने नहीं किया, अब इसको डिफरेंशिएट किया, अब इसको करो, इसको करो, और जिसको नहीं, जिसको किया था पहले उसको वैसे का वैसे रख दो, एक बार एक को, एक बार एक को। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, फोर्स, रेट ऑफ चेंज 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है हमने। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है, और लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला है, लीनियर जो सबसे पहले हम 9th स्टैंडर्ड पढ़े थे, रोटेशनल का एल होता है, लीनियर मोमेंटम स्ट्रेट मोशन का फॉर्मूला m इंटू वी होता है, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है भाई। आप देखो गाइस इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब टॉर्क होता है, अभी पढ़ा था, टॉर्क इक्वल टू आर इंटू एफ, टॉर्क हो गया। और गाइस वी आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के क्या होता है, जीरो होता है, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। तो ये जीरो हो गया, पूरी की पूरी वैल्यू जीरो हो गई, इस पे बार इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी होगी। अब गाइस एंगुलर मोमेंटम में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन में एंगुलर मोमेंटम कहता क्या है, कहता ये है कि अगर मैं इस टॉर्क को, लगने वाले फोर्स को जीरो दूं, एक्सटर्नल टॉर्क, अगर मैं इस पे कुछ भी ना लगाऊं, तो ये बॉडी जैसे है वैसे ही रहेगी ना, जैसे है वैसे ही रहना मतलब कांस्टेंट। तो अगर मैं सामने से कुछ नहीं लगा रहा हूं तो ये कांस्टेंट रहेगा। तो कहने का मतलब इफ एक्सटर्नल रोटेट हो रहा है तो वहां फोर्स नहीं बोलते, वहां टॉर्क देते हैं हम लोग। तो इफ एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो, तब क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा, यही हमारा होता है प्रिंसिपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसके बाद गाइस एक और टॉपिक, ओके, व्हीकल एट द टॉप ऑफ कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज, जब कार ऐसे जाके एक ब्रिज पे ऐसे जाती है तो भाई याद रखो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, वेट नीचे की तरफ, हम लोग तो एम, ये दोनों को एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में लिखते हैं, और ये दोनों कंपोनेंट मिलके सेंट्रीपिटल फोर्स देते हैं, जिसके कारण बॉडी इस तरह से गोल घूम जाती है, इस तरह से, मतलब सर्कुलर मोशन इस तरह से परफॉर्म करती है। अगर कार की स्पीड बहुत ज्यादा है, तो सिंपल सी कार अगर हवा में है, अगर कोई भी चीज ऐसे है तो उड़ जाता है थोड़ा। अगर कार बॉडी के कांटेक्ट में नहीं है तो सिंपल सी बात है, बॉडी नॉर्मल रिएक्शन कहां से देगा। तो अगर स्पीड अगर इंक्रीज हो रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन, जीरो हो जाएगा, और ये जीरो हो गया तो भाई क्या बचेगा, एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और दोनों साइड से एम कैंसल, आर इस साइड चला गया तो ये हो गया आर जी स्क्वायर, इस साइड अंडर रूट आर जी। गाइस आपको याद भी होगा अभी हमने ये वीसीएम वाला किया था, तो टॉप पे स्पीड क्या होता है, आर जी होता है ना, देखो ये भी आर जी आ गया आराम से भाई, कोई टेंशन नहीं है। अब गाइस अगला एप्लीकेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ध्यान देना बस अच्छे से। अगर हमें ज्यादा नहीं बोलूंगा, डीपली करना है तो मेरे डिटेल वाले वीडियो में चले जाना। अगर मुझे स्पीड बढ़ानी है, तो स्विमर क्या करता है, अपने हाथों को क्लोज कर लेता है। हाथों को जब क्लोज कर लेता है तो क्या होता है, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है और एंगुलर स्पीड बढ़ जाता है। अगर उसको स्पीड कम कर रहा है तो हाथों को ओपन कर लेगा, हाथों को अगर ओपन कर लेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा और एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगा। उसी तरह से बैलेट डांसर भी उसी तरह से करती है, अगर उसको स्पीड को कम करना है
तो हाथों को खोल लेगी, हाथों को खोल ली मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया तो स्पीड कम हो जाएगा। अगर स्पीड कम करना, ज्यादा करना है तो हाथों को क्लोज कर लेगी, हाथों को क्लोज की तो डिस्टेंस कम मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम बट स्पीड बढ़ जाएगा। तो ये एप्लीकेशन है जो मैंने बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ है, और इस तरह से ये हमारा पूरा का पूरा चैप्टर खत्म होता है। मैंने कम टाइम में बताने का ट्राई किया है। गाइज अगर आप ऐसा ही सेकंड चैप्टर के लिए चाहते हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देना। एंड साथ में गाइज बताना चाहूंगा, अगर डिटेल में चीजों को देखना है तो ऑलरेडी मैंने डिटेल में समझाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।